everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi and I'm going to explain you worksheet number 39, subject science and class 9. So in a previous chapter we have worksheet we have discussed about chapter motion. Now we will start a new one, that is your force and law of motions. ठीक है, force और यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे first law of motion. ठीक है, तो वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव, टू स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. लाइक टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड. अगर आपको रबर बैंड का शेप चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, टू या डव या किसी नी द डव. अगर आपको आटा गूंथना हो, इसकी शेप चेंज, पुल अ ट्रॉली को पुल करना. स्टॉप द मूविंग कार को स्टॉप करना है. वी अप्लाइड अ ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है वे फोर्स आर अप्लाई. बट मैनी इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल. बट समटाइम्स वी फाइंड दैट फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. Or team pull the rope with equal force in a tug and war game. We find that the table or a rope does not move at all. In fact, हमने कई बार देखा है टग एंड वॉर गेम में अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं होता है टग का, दैट रोप का. व्हेन अ 2 person पुश अ हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स. इसी तरह अगर किसी हैवी टेबल को दोनों साइड से इक्वल फोर्स से पुश किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर, तो उस बिल्कुल बैलेंस रहता है, वो टेबल मूव ही नहीं करता है. तो द नेट फोर्स ऑफ द टेबल ऑफ अ रोप, क्योंकि दोनों कंडीशन में रोप, टग रोप और टेबल खींचने की कंडीशन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स जो है हमारा ज़ीरो अप्लाई होता है, क्योंकि एक इक्वल फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं. देयरफॉर द टेबल रोप डज नॉट मूव एट ऑल व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जब दो फोर्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि ये 10 एक फोर्स आपका लग रहा है F और इसी के अपोजिट आपका फोर्स लग रहा है तो वो माइनस, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे. तो अपोजिट फोर्स हो तो ये बैलेंस जो आप पे नेट फोर्स जो है ज़ीरो हो जाता है. देयरफॉर द टेबल ऑफ अ रोप डज नॉट मूव. When two force equally magnitudes are applied, the object to the pull opposite direction and at the resultant the object is zero. Such a fold is called balance force. ऐसे कंडीशन में जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है एंड फोर्स इज ज़ीरो, तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. Fine. The rope of the table moves only when they apply the force. Both the person and getting unbalanced by applying force either the same direction. अगर मानियो कोई टेबल है और यहाँ पर दो आदमी एक ही डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तब तो फोर्स अप्लाई होगा और ये मूव करेगा टेबल. लेकिन और अगर दोनों डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं और जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड जो है टेबल मूव कर जाएगी. तो ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, जब दो लोग अप्लाई कर रहे हैं और एक का फोर्स दूसरे के फोर्स से कम या ज़्यादा हो. फाइन. तो कुछ और चीज़ें हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स जानते हैं. अ फोर्स नेवर एक्ट अलोन. फोर्स कभी अकेला एक्ट नहीं कर सकता. फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर. वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. दिस पेयर ऑफ अ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है. अगर आप किसी टेबल के ऊपर पुश करते हो तो वो टेबल भी आपको एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है. तो व्हेनेवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देन इट इज कॉल्ड द मोशन. और एक दूसरे से अलग हो जाता है तो हम कहते हैं मोशन है. ठीक है, तो फिर इसी तरह ये आपका मोशन, तब चीज़ें मूव करने लगता है और कहते हैं चीज़ें मोशन में है. सेकंड पॉइंट है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. हमेशा फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब अगर आप आगे बढ़ने चाह रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है तो ये जो फ्रिक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. एंड टू मूव, और आपको पता है कहीं किसी चीज़ में फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो वो उसके मोशन की स्पीड को कम कर देता है. टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इज अ फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. एंड टू एक्सिलरेशन
द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, और एक्सीलरेशन के लिए अनबैलेंस फोर्स की ही ज़रूरत होती है, अदरवाइज चीज़ें मूव नहीं करेंगी। एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इन द मोशन, इसी कारण ये मोशन होता है। ठीक है, तो मोशन होने का रीज़न क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कब होगा? जब दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर ऑफ फोर्स है, एक के दूसरे अपोजिट कोई एक फोर्स ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ से पहले आई गेस वी विल रीड द इनर्शिया के बारे में पढ़ना चाहेंगे। इनर्शिया क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट अपोज द चेंज ऑफ इट्स रेट ऑफ द मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो हर एक ऑब्जेक्ट को एक अपोज करता है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। इट्स टेंड टू रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द मोशन, ताकि वो चीज़ जो है रेस्ट पर हो जाए या मोशन में हो जाए। अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो मूविंग करने लगेगा, और कोई मोशन पर है तो वो रेस्ट पर हो जाएगा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ मेजर इट्स इनर्शिया, और इनर्शिया मेजर होता है उसके मास पे। जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उतनी अप्लाई होगी। सो हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव अ लार्ज इनर्शिया। अगर हैवियर होगा, मास ज़्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, लार्ज होगा, कंपेरेड टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। ड्यू टू दिस वी कैन नीड टू अप्लाई द फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसीलिए स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमें बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर हैवी मटेरियल होता है तो उनको हैवी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और लाइट होता है तो बहुत लाइट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इनर्शिया का। ठीक है, इसी पर आपका जो है इसी लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना है। न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं ना, उसी की न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ये। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सेप्ट एन अनबैलेंस फोर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज देयर स्टेट यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो होता क्या है कि इस पूरे दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन पे रहना चाहते हैं। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन पे ही चलते रहेंगे। कब तक? अनटिल एंड अनलेस उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, जिसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। और हर नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की होती है तो अपने चेंज ऑफ रेजिस्ट करने का, स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करने का, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। मतलब अगर कोई मूविंग में है और उसको स्टॉप करना चाहते हो तो उसको रेजिस्ट करेगा, वही इनर्शिया है। और अगर भी किसी रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है और आप उसको पुश करके मूविंग पोजीशन मोशन में लाना चाहते हैं तो वो भी रेजिस्ट करेगा। तो ये आपका फिनोमिना जो है वो इनर्शिया कहलाता है। यहाँ पे एक डायग्राम, कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, इसके थ्रू बताया जा रहा है कि देखिए ये साइकिल जो है ये मूविंग ऑफ द साइकिल यहाँ पे जा रहा है। जैसे वो अच्छा खासा मूव कर रहा है, जैसे वो दीवार से टकराता है, यहाँ से पुश होता है और वो गिर जाता है। फाइन। तो यहाँ पे लिखा है कि इन मूविंग, इसी तरह आप देखेंगे मूविंग इन अ बस, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, ये सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। बट जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है सडनली बस गेट स्टॉप, और जैसे ही बहुत एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है और बस स्टॉप होता है तो आप सब क्या करता है, आप सबका ऊपर का हिस्सा जो है आगे की तरफ, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल इन द मोशन। आपका जो आप तो बस में थे, बस के साथ आपकी बॉडी भी मोशन में था, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, क्योंकि आपका अपर पोर्शन अभी भी मोशन में होता है, सडनली द बट गेट स्टॉप बट स्टिल मोशन वाइल स्टैंड टू फॉर, इसीलिए आप फॉरवर्ड मतलब आप आगे की तरफ गिरते हो, है ना। एंड दस अ फील जर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए आपको एक जर्क महसूस होता है और आप फॉरवर्ड आगे डायरेक्शन की ओर गिरते हो। सिमिलरली व्हेन वी स्टैंड इन द बस, इसी तरह हम अगर इस बस पे खड़े हैं और बस सडनली चलने लगता है, तब भी क्या होता है, मूव सडनली वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, तब हम पीछे की तरफ, ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ धक्का लगा है, बैकवर्ड, दिस फील द बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरते हुए हम बैलेंस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे नॉर्मल लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, ये सब के पीछे साइंस है। और आज आपको समझ में आ गया कि इनर्शिया का कितना बड़ा रोल होता है। फाइन। तो अब हम कुछ चेक करते हैं हमने कितना सीखा। तो व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, गिव एन एग्जांपल। किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फोर्स के थ्रू। तो हमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो पुल एंड पुश का होता है ना। या तो हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या किसी पुश करते हैं तो हमको क्या होता है,
वी प्रोड्यूस अ फोर्स, हमको एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है, या तो द फोर्स अप्लाई मेक क्या करता है, मूव और स्टॉप द चेंज ऑफ डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल के लिए रबर बैंड, टू नीड अ डव, स्टॉपिंग एंड मूविंग कार, पुशिंग अ ट्रॉली, ये सारा चीज़ एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, है ना। Let us move to the second question. Second question is that what is the direction of frictional force? Frictional force का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट साइड ऑफ फोर्स होता है। अगर फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है तो उसका फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इनर्शिया। व्हाट राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। सो यू कैन सी दैट inertia definition was given here, that this is known as a law of the natural tendency. The natural, from here, the natural tendency of an object resist the change of a state of uniform motion or of a rest is called inertia. So this is the definition, and you have to also state the first law of motion. So this is the first law of motion: an object remains in a state rest or in uniform motion in a straight line unless it act upon by a unbalanced force. Fine. Now question number 4, in which direction the passenger will feel the jerk if the bus start moving suddenly? अगर बस सडनली मूव करने लगता है, ब्रेक नहीं, अगर बस सडनली स्टार्ट मूविंग, तब किस साइड जर्क महसूस होता है? तब बैकवर्ड, हम बैकवर्ड साइड जर्क महसूस करते हैं, और अगर ब्रेक लगाता है तो फॉरवर्ड साइड हम जर्क महसूस करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड ब्रेक्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच हैव द मोर इनर्शिया, किस में ज़्यादा इनर्शिया होता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से 3 ऑप्शन करेंगे और उसमें से भी हम क्वेश्चंस निकालेंगे। तो आपको बताया है किसका इनर्शिया होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो कार और बस में किसका वेट ज़्यादा है? बस का, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। बाइसिकल और मोटरसाइकिल में किसका मास ज़्यादा है? मोटरसाइकिल का, इसीलिए इसका इनर्शिया लार्जर होगा। कार्ट और ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन लिखा है, कार्ट और ट्रेन में किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है? ट्रेन का, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन जो है आपका, इसका ट्रेन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए इनर्शिया ज़्यादा होगा। और इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मास किसका ज़्यादा है? ट्रेन का, तो ट्रेन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्कशीट, and keep watching and keep sharing so that others also get advantage. Thank you.